अब एक ख़बर जो है ना वो आजकल आपको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही होगी। वो ख़बर जो थी उसने हमें भी थोड़ा सा परेशान कर दिया। आई एम श्योर आप लोगों को भी थोड़ा सा परेशान कर दिया होगा। वो ये थी कि एक नया वायरस जो है वो चीन से अब सुना है कि वो निकला है। अब उसको कहा जा रहा है HMPV और मैं इसकी पूरी प्रोनाउंसिएशन देख रही थी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और इसकी अलामात जो है ना वो कहा जा रहा है कि अपेरेंटली कोविड-19 जैसी हैं और उसके जैसे नज़ला जुकाम वगैरह आपको फील हो सकता है। चीन वुहान से कोविड शुरू हुआ था और हम उससे इतने खाइफ हैं कि जब भी कोई वायरस ऐसा आता है, कोई खबर आती है तो सोशल मीडिया पे जंगल की आग तो अब खैर छोटी लफ्ज़ है, सोशल मीडिया पे फैल जाती है। जंगल की आग से तेज़ है सोशल मीडिया। सो ऐसी सूरत हाल है। तो हमने कहा इस पर हम बात कर लें। हमारे पास हेड ऑफ इन्फेक्शन डिपार्टमेंट पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हैं। उनसे हम ज़रा इससे राय ले लेते हैं कि वायरस क्या है, क्या वाकई उतना ख़तरनाक है, इन्फेक्शियस है, फैल रहा है, क्या पाकिस्तान में तो खुदा न खास्ता नहीं आ जाएगा। वो सारे डर जो हमारे जहन में है ना, ज़रा डॉक्टर साहब ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सबसे पहले तो बताइए आपके पास क्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस वायरस को लेकर, क्या है ये? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अच्छा। और पिछले 50 ईयर्स से ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। और सबसे पहले ये 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जिस तरह बहुत सारे बाकी वायरसेस हैं इसी तरह से ये वायरस भी है और ये पाकिस्तान के लिए भी कोई नया वायरस नहीं है। इस गाये बगाहे हमारे पेशेंट्स में ये वायरस पॉजिटिव आता रहता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसा आप नाम ले रहे थे इसका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो बहुत सारे वायरसेस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है और बेशुमार बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। सो सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये पहले से हमारे कंट्री में मौजूद है। और आमतौर पर जो ये वायरस है अंडर 5 जो होते हैं एज ग्रुप हमारा, उसमें ज़्यादा कॉमन है। जैसे बहुत छोटे बच्चों में 3-4 मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखी, हम इंटरनल ग्रुप में भी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर इंडियन मीडिया हाउसेस थे। तो मुझे लगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी आयशा ऐसी इन्वॉल्व है कि इंडियन मीडिया हाउसेस वंस अगेन चाइना को बदनाम करने के लिए। इश्यूज हम रिसेंटली निकले हैं कोविड-19 से, तो सब डरे हुए इतना ज़्यादा हैं, के अंदर एक फिर खौफ फैल जाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी बात बचा है, लेकिन ये बताती चलूँ कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है, ना ही WHO की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरीज इशू हुई हैं और ना ही इसको कोई आउटब्रेक फिलहाल कहा जा रहा है। जस्ट थोड़े से नंबर इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए ज़्यादा परेशान हो जाएं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मैं समझती हूँ कि चाइना का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो रेस्पिरेटरी वायरसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो यही वजह है कि जब थोड़े से नंबर ज़्यादा हुए तो ये खबर जो है वो सर्कुलेट करने लगी। बस वो चाइना का जब नाम आता है ना, तो क्योंकि इसमें जो आपने कहा कि कुछ नंबर्स, तो क्या इसमें भी पेशेंट एज अ नॉर्मल वायरस आई मीन सीरियस हो सकता है? अगर होता है तो फिर क्या सिम्पटम्स होते हैं? देखिए, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो वायरस दुनिया में सर्कुलेट करता है ना वो इन्फ्लुएंजा ए है। अच्छा। या इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और उसके बाद कोई भी वायरस हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं। इनिशियली पेशेंट को बुखार हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक से स्क्रीशन ज़्यादा, नेज़ल कंजेशन जिसको कहते हैं वो सकती हैं, आंखों से पानी बह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं। यानी ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ भी कर सकता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ भी कर सकता है। यूजुअली ये बच्चों में अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा सीरियस हो सकता है, या फिर ये ज़्यादा जो एल्डरली एज ग्रुप है हमारा 65 प्लस का, या वो लोग जो पहले से मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं जैसे कोई एस्थमेटिक है या जिनको कोई लंग की अंडरलाइंग डिजीज़ मौजूद है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कोई भी लंग डिजीज़, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी वायरस को कैच करने के लिए। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, किसी भी वायरल इलनेस के लिए। और चूँकि बात हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की कर रहे हैं तो रेयरली इट कैन कॉज सीरियस इलनेस, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को कभी कभी वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो यानी स्पेसिफिक एज ग्रुप जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज ग्रुप जिनके होते हैं या कैंसर पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी पे होते हैं, उन सब में ज़्यादा रिस्क होता है। जैसा कि बाकी वायरसेस के साथ है, बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए जी सिंपल मेजर्स हैं। जैसे कोविड ने हमें काफ़ी सिखाया है इस बारे में। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उसके लिए जो प्रिवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है और उसमें ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना,
अगर आप क्राउड में कहीं जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि मास्क पहन के रखें। अगर आप किसी फ़्लाइट में और आपको लगता है कि इर्द गिर्द आपके लोग सिम्टोमेटिक हुए हैं या फ्लू के सिम्टम्स के साथ हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के फीचर्स आ रहे हैं तो उससे फासला इख्तियार करें, जैसे हम कोविड में कहा करते थे। ठीक है, मतलब वही एहतियातें हैं जो कोविड की हैं। ओके, दूसरी बात ये कि हम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, कोविड से वैक्सीनेटेड हैं, उनकी इम्यूनिटी पे असर है इसका? आई मीन उनको इफेक्ट देर से करेगा? वायरस है जी, कोविड इज़ अ डिफरेंट वायरस, इन्फ्लुएंजा डिफरेंट है और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक डिफरेंट वायरस है। सो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फॉर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी सपोर्टिव होता है, यानी अगर आपको कोई अलामात आने लग गई हैं खुदा न खास्ता तो सबसे पहले तो आप आइसोलेट हो जाएं, ठीक है, और रुमाल से या टिश्यू पेपर से अपने नाक को कवर करें या कफ एटिकेट्स जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप अपनी स्लीव स्नीजिंग करें, अपनी स्लीव के अंदर करें, हाथों से अपने मुंह को कवर ना करें क्योंकि हाथों पे ड्रॉपलेट लग जाते हैं या सरफेस के ऊपर अगर ये वायरस आ गया है तो एक सरफेस को टच करने से दूसरे इंसान को ये वायरस लग सकता है। सो मास्क का इस्तेमाल और हैंड वॉशिंग की जैसे मैंने बात की है, यही तरीके हैं जिससे ये प्रोटेक्शन हो सकती है। और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हो ना, अगर वो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो उसको फ़ौरन जो है वो लीव पे भेजना चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे बाकी लोग उससे मुतासिर ना हो या स्कूल के बच्चे। वही सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कोविड के दौरान हमें करने की थी कि आपने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कर लेनी है। अगर आपको कोई बुखार वगैरह हो तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई सीरियस बात हो जैसे किसी की ऑक्सीजन ड्रॉप करिए, जैसे आपने देखा इन्फ्लुएंजा के साथ भी हो जाता है, कोविड के साथ या किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस के साथ, तो फिर डॉक्टर्स असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद देखा जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉट दैट तैयार होंगे, आई बिलीव, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो, क्योंकि WHO ने भी ऐसी कोई वार्निंग जारी नहीं की है। हमारा अपना जो NHA है उसकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन केस अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो उसको डिटेक्ट करने के लिए डू वी हैव द किट्स? PIMS हमारा कलीदी इदारा है इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का। बिल्कुल जी, NIH के पास इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी मौजूद है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो इसको टेस्ट कर सकती हैं। सो मैंने कहा कि चूँकि ये नया वायरस नहीं है तो इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है। ऑल्दो हम इसको एनहांस कर सकते हैं फर्दर, गॉड फॉरबिड अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और दूसरा खास तौर पे आपने चूंकि बच्चों का तज़किरा किया, एनी स्पेसिफिक कोई प्रिकॉशंस माओं के लिए, यंग मदर्स के लिए, या जो बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं उनके लिए कुछ भी, ताकि उनको हेल्प हो सके? बेहतर ये होता है कि बच्चों को जैसे मैंने कहा, अगर कोई सिम्टोमेटिक बच्चा हो क्लास में तो टीचर्स को भी चाहिए कि उनको छुट्टी दें, उनको आइसोलेट करें ताकि दूसरों को ना हो, क्योंकि सीजनल फ्लू भी चल रहा है तो वो भी एक से दूसरे को लग रहा होता है। और बच्चों को भी हैंड वॉशिंग के लिए बताना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी डाइट हेल्दी और बैलेंस्ड होनी चाहिए। और वायरसेस से बचाव का यही तरीका है कि सिम्टोमेटिक लोगों को आइसोलेट किया जाए ताकि एक से दूसरे को ना लगे। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आजकल छोटे बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन हमने देखा है ये एक सर्टन किस्म की जो कफ है और वायरल डिजीज़ के साथ बहुत सारे लोग, और नमूनिया की बहुत शिकायतें, चूँकि ठंड है, तो इसमें अगर कुछ आप बच्चों के हवाले से सजेस्ट कर पाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेहतियाती करें वालिदैन, या वायरस है, लगना है हर बच्चे को होके जा रहा है। वायरस तो हवा में मौजूद है और सिम्टोमेटिक लोगों से लग जाता है, लेकिन एहतियात यही है कि एक तो वार्म रखें, बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनको हैंड वॉशिंग की आदत दिलाएं और मास्क के इस्तेमाल के बारे में ज़रूर बताएं। और जो उनकी रूटीन की वैक्सीनेशंस हैं उनको पूरा रखें। इसी तरह इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जो वैक्सीन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जिससे प्रोटेक्शन हो सकती है, वैक्सीनेशंस को अपडेटेड रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इस हवाले से बताया और आई होप बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हुई होंगी।